नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के 153वें एपिसोड में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज जिन दो मुद्दों को मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा और उन मुद्दों पर मैं कितना सफल होता हूँ ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। पहला मुद्दा, 1 फरवरी बजट का दिन, कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं, चुनावी वर्ष होने के कारण और बजट भी मिला जुला। कारपोरेट जगत को बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन आम लोगों को इससे परेशानी है। परेशानी इसलिए नहीं है कि उनके लिए कुछ है नहीं, होने के बावजूद कुछ नहीं है, इसकी परेशानी है। आयकर की सीमा में कितने पर आपको इनकम टैक्स देना है, उसकी मियाद में, उसकी लिमिट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और सरकार के साथ साथ वित्त मंत्री भी इस बजट के प्रति कि वो किसको पसंद आता है, किसको नहीं पसंद आता है, इसको लेकर ज्यादातर उदासीन ही है, क्योंकि सरकार को ये मालूम है कि बजट से भारतीय जनमानस से जो उन्होंने राम मंदिर जैसी अचीवमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि श्रद्धा का विषय तो है ही। मैं भी सनातनी हिंदू हूं, सरयू पारीण ब्राह्मण हूं और सरयू पारीण ब्राह्मण क्या होते हैं ये भी मैं कई बार बता चुका हूं। और सरयू पारीण ब्राह्मण होने के नाते मैं भी चाहे ना चाहे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा नहीं है किसी को सपोर्ट करने से या किसी को सपोर्ट ना करने से। मैं ये कह रहा था कि राम मंदिर जैसा मुद्दा और अगले कुछ हफ्तों में कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी का मुद्दा लोगों के मानस पर इतना छा जाएगा कि बजट उसके सामने नगण्य है और इसीलिए बुद्धिजीवियों से पटी भारतीय जनता पार्टी बजट को लेकर उदासीन है। अब मैं आता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते या अयोध्या मेरी जन्मभूमि होने के नाते शायद अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पिछले 151 एपिसोड में, 152 एपिसोड में मैं बार बार खुद की बात क्यों करता हूं। ऐसा इसलिए कि मेरी कहानी करोड़ों नौजवानों की कहानी है। मैं अयोध्या जैसे धार्मिक स्थान में पैदा हुआ, वहां की मिट्टी में मैं पला बढ़ा और वहां का कड़ कड़ मुझसे वाकिफ है और मैं वहां के कड़ से वाकिफ हूं। मैंने साइंस ग्रेजुएशन की और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन की उपाधि हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर से हिंदी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ किया। बीबीसी में ट्रेनिंग की, जी न्यूज में काम किया और मीडिया एकेडमिक्स में ही रहा। बीच बीच में मैं अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ भी मेरी रुचि जग जाती है और मेरे पास 10-15 सर्टिफिकेशन है, 3 महीने का कोर्स है, जियोलॉजिकल प्रोजेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय काम किया है। इन सब के बावजूद 52 रिसर्च पेपर हैं, 32 किताबें हैं, 2000 से ज़्यादा लेख हैं। इन सब के बावजूद मैं अपने हर एपिसोड में एक आम आदमी की नब्ज पकड़ने की कोशिश करता हूं
क्योंकि मेरी जो लाइफ है एक छोटे से शहर से निकला हुआ आदर्शवादी बालक जो बड़े शहरों में अपना फ्यूचर ढूंढता है, रोजी रोटी और नौकरी की तलाश में आता है और एक पॉश लोकेलिटी में एक मध्यम आकार के फ्लैट में छोटे से परिवार के साथ रहता है। कोई भी पत्रकार हो, टीवी जर्नलिस्ट हो, प्रिंट का पत्रकार हो, डिजिटल मीडिया का हो, ले देकर सबकी कहानी यही है। कोई थोड़ा आगे है, हैंडफुल लोगों को अगर हम छोड़ दें तो कोई 19 है, कोई 20 है, इसी इतने का फर्क है। और मुझसे जब मेरे दोस्त, मुस्लिम दोस्त, और नाम बता देने में कोई हर्ज नहीं, मेरा एक पुराना दोस्त है मोहम्मद तारिक इंतजार उसका नाम है। अब इंतजार की पदवी उसे कहाँ से मिल गई, वो वेट से ही लिया गया है, इंतजार करने से ही लिया गया है। उसके फादर भी इंतजार लिखते थे, तो मोहम्मद तारिक इंतजार उसका नाम है। आईएमएस, जिसे अब आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ वो मैनेजमेंट विभाग में लेक्चरार था, मैं भी लेक्चरार था। जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन में वहाँ दोस्ती हुई। फिर वो विदेश चला गया, सऊदी अरेबिया चला गया, अलीगढ़ आया, अलीगढ़ का निवासी है। तो वो मुझसे कहता है, वो कहता है कि रत्नेश बाबू, आपको तो कुछ नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और पिछले 8-10 सालों से आप बेरोजगार बैठे हैं, आप तो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया होता, लेकिन ना तो मैं किसी व्यक्ति विशेष और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन विशेष के कंधों पर खड़ा हूं। मैं अपने दम पर, अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा हूं, और यही वजह है कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता। मेरे हिंदू दोस्त कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तुम्हारे मुस्लिम दोस्तों को नौकरी दे दी, तुम्हें नौकरी नहीं मिले, और तुम अपने आप को कहते हो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हो। मैं सुन लेता हूं, वो कहते हैं तुम 18 घंटे काम करते हो और तुम्हें 25 पैसे या अंग्रेजी में सिंगल पेनी भी नहीं मिलता। मैं वो भी सुन लेता हूं। पिछले 8-9 सालों में फ्रीलांसिंग से मुझे जो आमदनी हुई है या टीचिंग से, वही हुई है। पत्रकारिता मैं पिछले 25 सालों से कर रहा हूं, और पत्रकारिता से मुझे 25 पैसे या सिंगल पेनी इनकम भी नहीं हुई है। मैं 2.5 से 3 लाख चिट्ठियां भेज चुका हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी जाती है, कभी कोई जवाब नहीं आता, फिर भी मैं भेजता हूं, और उस पे 2 लाइन मैं लिख देता हूं कि कम्युनिकेशन इज अ टू-वे ट्रैफिक। इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड बाय सेंडर, ऑल हिज लाइफ लॉन्ग एफर्ट गोज वर्थलेस। फिर भी जवाब नहीं आता, और फिर भी मैं भेजता हूं। ये मेरा प्यार है, देश के प्रति मोहब्बत है कि हर समसामयिक विषयों पर मैं सरकार को आगाह करता हूं। आप मेरा ट्विटर हैंडल देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, सब सिर्फ समसामयिक मुद्दों से ही भरे पड़े हैं। 20,000 ट्वीट मैंने खुद किए हैं अभी तक, जब से मेरा ट्विटर अकाउंट बना है। मेरे लिंक्डइन पर 15,000 टॉप नॉच लोग हैं। चाहूं तो मैं उनसे नौकरी मांग सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता। मेरे फेसबुक पर 2,500 लोग हैं। मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूं, जिस पर भी कुछ ना कुछ व्यूज और लाइक आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कोई वीडियो मेरा वायरल होता है, और यही कहानी हर एक
व्यक्ति की, जिसकी चेतना जगी हुई है, जो राष्ट्र के प्रति जागरूक है, उसकी कहानी है। मैं भी आदर्शवादी हूं, लेकिन आदर्शवाद से आपकी रोजी रोटी नहीं चलती, ये मैं समझ गया हूं। जिनको मैं मीडिया में अपना प्रणेता मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं, वो मुझसे भी बड़े आदर्शवादी हैं, वो मुझसे भी बड़े गांधीवादी हैं। उनके अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई दोष नहीं है। और 20-25 सालों से वो भी नौकरी विहीन है, उनके पास भी नौकरी नहीं है, जबकि वो तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बहुत बड़े गांधीयन माने जाते हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन माने जाते हैं। तो इन सब के बावजूद राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है वो किया जाना चाहिए हर व्यक्ति की तरफ से। आप नौकरी करें, आप आज तक के पत्रकारों की तरह करोड़ों की सैलरी लें, इसके बावजूद आपका राष्ट्र के प्रति सापेक्ष दायित्व है जो आपको करना चाहिए। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। ये कोई 2014 की बात है, दिसंबर के महीने की। मैं आज तक के मीडिया इंस्टीट्यूट से निकाला जा चुका था और मैं नौकरी ढूंढ रहा था। ये बात मैंने अपने पिछले 2-3 एपिसोड्स में बताई हैं। मुझे अचानक लिंक्डइन पर दोस्ती का इनविटेशन आया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो भी हांगकांग और ग्वांगझोउ की। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा आप मेरे लिए रिपोर्टिंग करिए, राइटिंग करिए, जर्नलिस्टिक। और मैं सबसे बता के करता था कि ये सिचुएशन है, आप कोई विचार, भारत के कई सारे पत्रकार, डिफेंस एक्सपर्ट, सभी CGTN के लिए लिखते हैं, रशिया टुडे के लिए लिखते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के लिए लिखते हैं, CCTV के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। तो मुझे भी कोई हर्ज लगा नहीं और मैंने लिखना शुरू कर दिया। अभी कल क्रिस्टोफर रे, और क्रिस्टोफर रे भी ये नहीं कह सकते कि मेरे ईमेल उनको नहीं जाते, या विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि मेरे ईमेल्स उनको नहीं जाते। गीना चेरी वॉकर हेस्पेल जो CIA की भूतपूर्व डायरेक्टर थी ट्रंप के शासन में, वो भी ये नहीं कह सकती कि मेरे ईमेल नहीं जाते थे उनको। प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश, ईमेल या खतो किताबत का ये सिलसिला 2003, या अगर मैं हस्तलिखित कहूं तो 1992 से शुरू हुआ। प्रेसिडेंट बुश का एक ऑफिशियल ईमेल ID होता था। अभी वो पता नहीं जो करंट प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन हैं वो यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। उसका एड्रेस था president@whitehouse.gov। उस पर मैं चिट्ठियां भेजता था, तमाम सारे भारत के गणमान्य पत्रकारों को भेजता था, बुद्धिजीवियों को भेजता था, देश विदेश में जाती थी। वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोग बदलते गए, सरकारें बदलती गईं, लेकिन मेरे ईमेल करने का सिलसिला नहीं रुका। ये एक चीज थी। तो इस ईमेल और खतो किताबत के दौरान मैंने ये पाया कि लोग इंफॉर्मेशन तो मेरे ईमेल कंटेंट से लेते थे, लेकिन मुझे कभी वो बताते नहीं थे। मेरी किताबों से उद्धरण लेते हैं, मेरे रिसर्च पेपर से उद्धरण लेते हैं, मेरे आर्टिकल से उद्धरण लेते हैं, लेकिन वो मुझे कभी इन्फॉर्म नहीं करते। इसको कहते हैं विदाउट कंसेंट काम करना। ये पर्सनल लाइफ में भी लोग करते हैं,
और प्रोफेशनल लाइफ में भी करते हैं, और इसी को सबसे बड़ी अनप्रोफेशनलिज्म माना जाता है। मैं तो लगभग रोज ही 2 से 4 ईमेल, वो ईमेल नॉर्मल नहीं होते, एक दो लाइन वाले, उसमें 2-3 पेज के कंटेंट होते हैं, यूट्यूब वीडियो के लिंक होते हैं। अपने आप में वो पूरा का पूरा एक ऐसा इंफॉर्मेशन का खजाना होता है जो राजनैतिक, वैचारिक, सामरिक, इंफॉर्मेशन वारफेयर, साइबर वारफेयर और तमाम सारे मुद्दों पर प्रभाव डाल सकते हैं, अगर उनको लोग जैसे मैंने कहा, पढ़ते भी हैं और उससे मदद भी लेते हैं, लेकिन वो कभी जवाब देने की जहमत नहीं उठाते। सबसे बड़ी शिकायत तो इसी की है। अच्छा, कल क्रिस्टोफर रे ने यह कहा कि चाइना तैयारी कर रहा है अमेरिकन या वेस्टर्न इंटरेस्ट को हैक करने की। ये तो जग जाहिर है, चाइना और अमेरिका की जंग आज से चल नहीं रही है, ये तो बहुत पहले से चल रही है। मेरे ख्याल से कोल्ड वार ईरा खत्म होने के बाद चाइना से ही जंग चल रही है अमेरिका की, तो ये कोई नई बात नहीं थी। और क्रिस्टोफर रे या विलियम जे बर्न्स या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को कभी भी किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकता कि मैंने किसी वस्तु स्थिति की सूचना उन्हें ना दी हो टॉप क्वार्टर्स में। तो चाइना तो कई तरह से साइबर वारफेयर में, मिलिट्री वारफेयर में, फिजिकल और डिजिटल दोनों में वो जो उसके खिलाफ है उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि कोई हर देश करता है। भारत है तो भारत भी करेगा। आपने सबने देखा होगा कि भारत ने निज्जर की किलिंग में कनाडा का प्रतिरोध किस ढंग से किया, और अमेरिका इस मुद्दे पर कनाडा के साथ खड़ा है। जब क्रिस्टोफर रे का बयान आया, उससे भी बहुत पहले 2022 के मई महीने में मैंने गीना हैस्पेल, विलियम जे बर्न्स और तमाम सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था कि चाइना यूएस एम्बेसीज और कंसुलेट को हैक करने की, उनके डेटा को कोशिश कर रहा है। और ये मैंने जो दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी है वहां भी फोन करके बताया था, लेकिन मुझे बैडली ट्रीट किया गया। किसी भारतीय अधिकारी, महिला अधिकारी से मेरी बात हुई थी फोन पे, उसने बहुत बुरी तरह से बात की, लेकिन मैंने ईमेल करना नहीं छोड़ा। 2-4 ईमेल रोज ही जाते हैं, कंटेंट होता है उनमें। तो चाइना अगर हैक करने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका भी वही कर रहा है। भारत ज्यादातर डिफेंसिव मोड में होता है, जब तक उसे कोई छेड़े ना वो जवाब नहीं देता, लेकिन जब कोई छेड़ता है तो वो मुंहतोड़ जवाब देता है। तो क्रिस्टोफर रे ने जब ये कहा, उसके एक दिन पहले ही मैंने फिर से आगाह किया, और बकायदा जो लेजिटिमेट प्रोफार्मा होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का, उस पर किया, विलियम बर्न्स के ईमेल पे किया, गीना हैस्पेल के ईमेल पे किया, डेविड कोहेन के ईमेल पे किया, तो वो इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शिकायत वही कि 2003 से ईमेल का जो सिलसिला शुरू हुआ उसका कभी जवाब नहीं आया। जो 200 से ज्यादा लोगों को ईमेल जाते हैं, उनको उनकी तरफ से, चाहे वो भारत के हों, अमेरिका के हों, रशिया के हों, इंग्लैंड के हों, फ्रांस के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, न्यूजीलैंड के हों,
उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन आपका, अगर आप विश्व शांति की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, तो आपका एक कर्तव्य है कि आप अपने राष्ट्र के लिए सबसे पहले और फिर वैश्विक बिरादरी के लिए अपना काम करते रहें। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलें, किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद,